Okay, good evening everyone. I'm here for some special video making for you. There are specific topic which cannot be covered in the given time frame of the school. So I'm making a special video so that you can learn directly over this. The topics are called financial leverage and trading on equity. Let's see what are these topics. Financial leverage refers to proportion of debt in capital structure. You know very well that our capital structure is actually made of two components, debt and equity. So in that total, if I assume 100 is the total capital and equity is 60, then I should say the proportion of debt is around 40%. So that proportion of debt in capital structure is actually called our leverage. Now that's a simple definition, and we are moving towards the second one, trading on equity. Trading on equity refers to increase in profit earned by equity shareholders. I repeat, increase in profit earned by equity shareholders due to presence of fixed financial charges, that is debt component. यानी कैपिटल स्ट्रक्चर में जब डेट कंपोनेंट होता है तो उससे शेयर होल्डर्स को फायदा होता है. क्या फायदा होता है? ऑब्वियसली वेल्थ मैक्सिमाइजेशन. कैसे होता है? दैट इज व्हाट एक्चुअली वी आर गोइंग टू लर्न. But why does it happen? It happens because cost of debt is always lower than cost of equity. इंटरेस्ट का जो कंपोनेंट होता है उसकी कॉस्ट हमेशा कम होती है कंपेयर टू कॉस्ट ऑफ इक्विटी, दैट इज डिविडेंड कंपोनेंट. क्यों ऐसा? बिकॉज यू शुड ऑलवेज नो, ऑलवेज, कि भाई इंटरेस्ट रिमेन्स फिक्स एंड इट इज ऑलवेज टैक्स डिडक्टेबल. बिकॉज interest paid in a tax interest paid is always a tax deductible expense, and therefore increased use of debt always increases return for equity shareholder. तो जितना आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट का यूटिलाइजेशन करोगे, शेयर होल्डर्स के लिए रिटर्न हमेशा इंक्रीज होता है. अब इसको प्रूव करने के लिए हम सम का साठ लेंगे. तो यहाँ पे मैंने एग्जांपल वन बना के रखा है. यू कैन सी ऑन द लेफ्ट साइड देयर आर पर्टिकुलर्स एंड ऑन द राइट साइड देयर आर अमाउंट. पर्टिकुलर्स की साइड में पहले पूरी पढ़ रहा हूँ. टोटल फंड्स है, ईबीआईटी है, इंटरेस्ट रेट है, टैक्स रेट है और डेट की सिचुएशन है. बिकॉज मुझे आपको बताना है कि फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस यानी डेट कंपोनेंट को इंक्रीज करने से शेयर होल्डर्स का रिटर्न कैसे बढ़ता है. यहाँ राइट साइड अमाउंट की तरफ अगर हम देखें तो टोटल फंड्स 30 लाख है, ईवीआईटी 4 लाख है, इंटरेस्ट रेट जैसे मैंने बोला 10% है, टैक्स 30% है, और डेट की सिचुएशन को तीन सिचुएशंस में बांटा हुआ है. सिचुएशन 1 नील है, सिचुएशन 2 में 10 लाख है, सिचुएशन 3 में 20 लाख है. सो लेट्स सी कैसे ये तरह होता है. बेसिकली इसको कंप्यूट करने के लिए हमें हमेशा ये फॉर्मेट याद रखना होगा जो आप स्क्रीन पे आराम से देख पा रहे हो. फॉर्मेट के हिसाब से सबसे पहले पर्टिकुलर्स होता है, उसमें सबसे पहले हमें लिखना होता है ईबीआईटी. ईबीआईटी के नीचे होता है इंटरेस्ट जो हमारा 10% है, नीचे होता है ईबीटी यानी अर्निंग बिफोर टैक्स, माइनस करते हैं हम टैक्स 30% तो आता है ईएटी. ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स काइंड ऑफ नेट प्रॉफिट. याद रखना ईबीआईटी यानी अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स ग्रॉस प्रॉफिट होता है, अर्निंग आफ्टर टैक्स नेट प्रॉफिट होता है. देन वी आर डिवाइडिंग इट विथ इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच. यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि अगर आपको सम के अंदर, आई रिपीट, अगर आपको सम के अंदर शेयर की प्राइस दी हो तो आप उससे डिवाइड करें. अगर शेयर की प्राइस ना दी हो तो आप प्लीज ₹10 से ही डिवाइड करें और उसका आंसर आएगा ईपीएस. ये है अर्निंग पर शेयर जो शेयर होल्डर को होता है. मैं सिचुएशन 1 की तरफ आपको ले जा रहा हूं. तो यू कैन सी आंसर वुड कम समथिंग लाइक दिस. सिचुएशन 1 में ईबीआईटी हमारा 4 लाख रुपीस है, इंटरेस्ट हमने नील रखा है. क्यों इंटरेस्ट नील रखा है? बिकॉज इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, इंटरेस्ट डेट पे लगता है. और अगर आप थोड़ा पीछे देखोगे तो आपको पता चलेगा, लेट मी टेक यू ओनली. यहाँ पीछे जब मैं आपको अमाउंट सिखा रहा था तो सिचुएशन 1 में डेट नील था. जब सिचुएशन 1 में डेट नील होता है तो आप उसके ऊपर इंटरेस्ट गिन नहीं सकते. हमें इंटरेस्ट ईबीआईटी पे नहीं गिनना है, हमें इंटरेस्ट डेट अमाउंट पे गिनना है, इसलिए यहाँ पे नील है. तो 4 लाख नील 4 लाख हुआ, 30% टैक्स 1,20,000 हुआ और उसमें से 4 लाख में से 120 माइनस हुआ तो अर्निंग आफ्टर टैक्स है 2,80,000. अब हमें ये जानना है कि 3 लाख अमाउंट कैसे आता है. सो ऑलवेज रिमेंबर, टोटल फंड में से डेट फंड को माइनस करना होता है. मैं अगेन आपको पीछे ले जाना चाहूंगा. आपने देखा होगा कि टोटल फंड आपका 30 लाख रुपीस है और उसमें से डेट फंड माइनस करना होता है सो दैट हम इक्विटी शेयर्स तक पहुंच पाए. तो टोटल फंड में से अगर मैं डेट फंड माइनस करता हूँ जो सिचुएशन 1 में है ही नहीं, तो 30 लाख माइनस नहीं, 30 लाख ही होता है. सो एक्चुअली इक्विटी फंड हुआ 30 लाख एंड वी विल डिवाइड इट विद ₹10 ईच. तो जब 30 लाख रुपीस का इक्विटी अमाउंट ₹10 से डिवाइड होगा
तो हमें नंबर ऑफ शेयर मिलेंगे विच इज 3 लाख। ये 2,80,000 आपका अर्निंग आफ्टर टैक्स है और 3 लाख आपके नंबर ऑफ शेयर्स है। उसका जब डिवीजन होगा तो आपको आंसर मिलेगा 0.93। जब हम सिचुएशन 2 देखेंगे तो यहाँ पे 4 लाख आ जाएगा। 4 लाख के बाद यहाँ पे इंटरेस्ट 1 लाख आ रहा है जो 10% के हिसाब से है। वो क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि यहाँ पे वापस देखते हैं सिचुएशन 2 में हमारा 10 लाख रुपीस का डेट था, तो 10 लाख का 10% हुआ 1 लाख। 4 लाख में से 1 लाख माइनस हुआ तो हमारे बचे 3 लाख। 3 लाख का 30% हुआ 90,000। 3 लाख में से 90,000 माइनस हुआ तो बचा 2,10,000। उसी फॉर्मूला के हिसाब से टोटल फंड में से मैंने डेट फंड माइनस किया। टोटल फंड 30 लाख था, डेट फंड मेरा 10 लाख था, तो बचे 20 लाख। और 20 लाख जो इक्विटी अमाउंट आया उसको ₹10 से मैंने डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर मुझे 2 लाख मिले। 2,10,000 डिवाइडेड बाय 2 लाख किया तो 1.05 ईपीएस आया। डिड यू सी समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग? पहली सिचुएशन में हमने कोई भी फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस यानी डेट कंपोनेंट नहीं रखे थे, तो हमारे शेयर होल्डर को 0.93 का ईपीएस मिल रहा था। बट जब हम सेकंड सिचुएशन में डेट कंपोनेंट को बढ़ा रहे थे तो डेट कंपोनेंट बढ़ाने से हमारे शेयर होल्डर को फायदा हुआ। सिचुएशन 3 में भी अगर आप देखोगे तो आंसर 1.4 आएगा। सो फ्रॉम दिस गिवन कैलकुलेशन हमें ये क्लियरली समझ में आता है कि जब भी आप अपने कैपिटल स्ट्रक्चर में डेट कंपोनेंट को बढ़ाते हो तो डेट कंपोनेंट बढ़ाने से शेयर होल्डर्स को फायदा होता है। दैट इज देयर अर्निंग ऑलवेज इंक्रीजेस। हेंस दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड। मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग के लिए एक और सम भी छोड़ रहा हूं ताकि आप समझ सको कि ये सम आप कैसे कंप्लीट करोगे। तो यहाँ पे ये सेकंड सम मैं आपकी प्रैक्टिस के लिए छोड़ रहा हूँ। आपने पहला सम पूरा वीडियो में देख लिया है, सेकंड सम का मैं सिर्फ अमाउंट यहाँ पे छोड़ रहा हूँ। बाद में मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे कंप्यूट किया जाता है सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड वेरी मच थॉरली। यहाँ पे देख लो टोटल फंड 60 लाख है, ईबीआईटी 4 लाख है, इंटरेस्ट 10%, टैक्स 30%। सिचुएशन 1 में मैंने नील रखा है, सिचुएशन 2 में मैंने 10 लाख रखा है, सिचुएशन 3 में मैंने 20 लाख रखा है। सेम किया है, बस मैंने टोटल फंड के अमाउंट को चेंज किया है नेक्स्ट एग्जांपल से। अब यहाँ पे आप ईमानदारी से प्लीज वीडियो को पॉज कर देना, एक बार कंप्यूट करना सो दैट तुम्हें खुद को पता चले कि तुम्हें आता है कि नहीं। सबसे पहले जो तुम्हें करना होगा वो यही है कि ये पर्टिकुलर्स याद रखने होंगे। ईबीआईटी है, उसमें से इंटरेस्ट माइनस करना है, ईबीटी मिलेगा, माइनस टैक्स करना है, नेट प्रॉफिट मिलेगा और इक्विटी शेयर को डिवाइड करना है। मैंने फिर बता रहा हूँ कि अगर स्पेसिफिक प्राइस दिए तो उससे डिवाइड करेंगे, नहीं तो हम अज्यूम करके चलेंगे ₹10 है तो हमें यहाँ पे ईपीएस मिलेगा। एज आई हैव टोल्ड यू, वीडियो पॉज करके पहले कंप्यूट करना, फिर चेक करना तुम्हारे आंसर क्या आ रहे हैं। आई एम कंटिन्यूइंग माई वीडियो बिकॉज आई हैव टू कंप्लीट दिस। अगर मैं सिचुएशन 1 को दिख रहा हूँ तो 4 लाख वहीं पे है। नील इसलिए हो रहा है क्योंकि अगेन सिचुएशन 1 में डेट नहीं था, तो यहाँ पे 4 लाख है। टैक्स 1,20,000 आया क्योंकि मैंने 30% से कंप्यूट किया तो मुझे ईएटी मिला। ईएटी मतलब अर्निंग आफ्टर टैक्स 2,80,000 मिला। तो अब जो बचा हुआ अमाउंट है वो 6 लाख का शेयर है। अब ये 6 लाख शेयर कैसे आते हैं वही मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेट्स गो बैक अगेन सो दैट वी कैन अंडरस्टैंड। हमारे टोटल फंड 60 लाख है, हमारे पास डेट है नहीं, तो टोटल फंड में से मैंने डेट माइनस किया तो जो भी बचा वो इक्विटी फंड है। तो 60 लाख मेरा इक्विटी फंड हुआ और इसी 60 लाख के इक्विटी फंड को जब मैंने 10 से डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर मुझे 6 लाख मिले। तो मेरा आंसर आया 0.47, यानी पहली सिचुएशन में 0.47 आया। सिचुएशन 2 को आप देखोगे तो वही 4 लाख वाली बात है। इंटरेस्ट हमारा 1 लाख लगेगा, अर्निंग बिफोर टैक्स हमारा 3 लाख हो जाएगा क्योंकि 4 लाख माइनस 1 लाख हुआ। 30% से टैक्स लिया तो 90,000 माइनस करके 2,10,000। अब यहीं पे वापस वो समझना है कि 5 लाख शेयर कैसे आए। टोटल फंड 60 लाख था, डेट 10 लाख था, तो फंड आया 50 लाख। 50 लाख को 10 से डिवाइड किया तो आए 5 लाख शेयर्स। अब आया 0.42। नाउ यू विल बी लिटिल सरप्राइज। सर आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि जब आप फिक्स फाइनेंशियल चार्जेस को इंक्रीज करते हो तो डेट हम ईपीएस हमेशा बढ़ता है, बट यहाँ पे क्यों कम हुआ? वेल दैट्स द इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। सिचुएशन 3 में भी आप देखोगे तो सरप्राइजिंगली आपका आंसर 0.35 आएगा। आपको ये कंप्यूटेशन जरा ध्यान से देखनी होगी, कोई डाउट हो तो मुझे पूछ लेना। अब इसका एक्चुअली कंक्लूजन मैं आपको बताना चाहता हूँ जो वीडियो का लास्ट पार्ट है। इन शॉर्ट, डज ईपीएस ऑलवेज राइज विद इंक्रीज इन डेट? इज इट सो कि जब भी आप डेट बढ़ाओगे तो ईपीएस राइज होगी? नो, ईपीएस ओनली राइजेस व्हेन आरओआई इज मोर देन कॉस्ट ऑफ डेट। यानी दोनों एग्जांपल 1 और एग्जांपल 2 में हमें देखना पड़ेगा हमारा आरओआई कॉस्ट ऑफ डेट से ज्यादा है कि नहीं। हाउ टू फाइंड आरओआई? मैंने आपको आगे भी बताया था, आरओआई का सिंपल फॉर्मूला है आरओआई इज इक्वल टू ईबीआईटी डिवाइडेड बाय टोटल इन्वेस्टमेंट इनटू 100। लेट्स अप्लाई फॉर सिचुएशन 1।
सिचुएशन 1 में हमारा आरओआई अगर हमें फाइंड करना हो तो ईबीआईटी 4 लाख था, टोटल इन्वेस्टमेंट यानी टोटल फंड 30 लाख था, इनटू 100 किया तो हमारा आरओआई आया 13.33%। अब देखने लायक बात यह है कि आरओआई 13.33% है और कॉस्ट ऑफ डेट 10% है, जो आप एग्जांपल 1 में देख सकते हो। तो आरओआई इज हायर देन कॉस्ट ऑफ डेट, इसीलिए मेरे शेयर होल्डर्स को पॉजिटिव गेन मिला और उनके ईपीएस भी इंक्रीज हुए। जब मैं एग्जांपल 2 का आरओआई फाइंड कर रहा हूँ सेम फॉर्मूला पे, तो 4 लाख मेरा ईबीआईटी था, बट टोटल इन्वेस्टमेंट मेरा 60 लाख था, जिसको 100 से मल्टीप्लाई किया तो मेरा आरओआई 6.7% आया। इस एग्जांपल में भी कॉस्ट ऑफ डेट 10% ही मैंने रखा है और ROI 6.67% निकला है. So here I can say ROI is lesser than cost of debt. So from this it can be concluded that shareholder will have more benefit in situation 1 rather than situation 2. तो ऐसा नहीं है कि हमेशा आप डेट कंपोनेंट को बढ़ाओगे तो आपका गेन होगा. डेट कंपोनेंट को बढ़ाने से गेन होता है, बात सही है, पर ये चेक करना जरूरी होता है क्या ROI कॉस्ट ऑफ डेट से हाई है कि नहीं. अगर ROI कॉस्ट ऑफ डेट से हाई होगा, लाइक सिचुएशन 1 सॉरी एग्जांपल 1, तो ही हमें फायदा होगा, अदरवाइज हमें बेनिफिट नहीं होगा. थैंक यू सो मच फॉर हियरिंग मी सो पेशेंटली. With this, I would like to conclude my session. Thank you so much.